Uh, Respected today's guest speaker CA Indrajit Kaur Bamra ji, our today's moderator CA Suruchi Bansal ji, ladies and gentlemen, very first good evening to all present. सबसे पहले आप सबका स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद भी करता हूं कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से या जुलाई का महीना टाइम निकाल के आप इस वेबिनार पे आए, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आए। और आज का हमारा जो टॉपिक है, दिस इज ऑन फाइनेंशियल फॉर्मेट्स ऑफ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। अब बाकी मैं अपनी सीए सुरुचि बांसल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फर्दर इस वेबिनार को प्रोसीड करें। ओवर टू सीए सुरुचि बांसल जी। Okay, thank you, sir, for making me a part of this webinar. So today we will start the webinar, which is a part of financial formats of non-corporate entities, as the part of knowledge refresher course. So I would like to welcome between us CA Indrajit Kaur Bumra ji, who is a well-versed young female chartered accountant with a diverse expertise in financial analysis and reporting of various non-corporate entities like real estate and pharmaceutical companies. And she also has a very versatile experience in conducting audit of various statutory and non-statutory audits, revenue audits. And today she would enlighten us on the topic of financial formats of non-corporate entities. So I would like to hand over the mic to Miss CA Indrajit Kaur. Over to you, ma'am. मैं वैसे चलो आप सॉरी, आपका शुरू करने से पहले मैं एक लाइन कहना चाहूँगा आपके। क्या मैडम, मुझे ना एक सेमिनार था कहीं पे प्रोफेशनल्स के लिए, मैम फर्स्ट टाइम हम वहाँ पे मिले, तो मुझे इनकी डेलीगेशन बड़ी अच्छी लगी। तो मैम को मैंने वहीं पे कहा कि मैम अगर आप हमारे लिए वेबिनार कर सकते हो, तो इन्होंने एट अ वेरी इमीडिएट यस कर दिया कि हाँ ठीक है जी, आप कभी भी फॉर द बेनिफिट ऑफ मेंबर्स आई एम रेडी टू डेलीब्रेट। तो ये इनकी खासियत है, इतनी छोटी उम्र में भी काफी खासियत है मैम में। चलो बाकी हम इनको सुनते हैं। ओवर टू मैम, थैंक यू। Thank you so much, CA Hitesh Goyal ji, for giving me the opportunity to interact with all other CA members and other professionals. And CA Suruchi Bansal ji, thank you so much for the gracious introduction. And thank you everyone who are here to listen to me. So, आज का जो टॉपिक है हमारा, फॉर्मेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। ज़्यादा फोकस हम लोग करते हैं कॉर्पोरेट एंटिटीज, मतलब कंपनीज जो कंपनीज एक्ट 2013 में इनकॉर्पोरेटेड है, उसके लिए बहुत मेहनत की है हमारी गवर्नमेंट ने, ऑर्गेनाइजेशन ने, ICAI ने, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने। एंड जैसे कि हम जानते हैं कि एक अकेला टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूरी इकोनॉमी को नहीं बनाता। सिर्फ कंपनीज नहीं है जो GDP में अकेले कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या इकोनॉमी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। और भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कंपनीज एक्ट में तो इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है, उनके दायरे में नहीं आती, बट फिर भी वो 45% से ज़्यादा नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंड हमारी जो टारगेट है गवर्नमेंट का इकोनॉमी को ग्रो करने का, 5 ट्रिलियन USD इकोनॉमी बनाने का, उसमें अगर अभी वो 45% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आगे भी अकेले सिर्फ कॉर्पोरेट एंटिटीज़ उस टारगेट को पूरा अचीव करने के लिए अकेले कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। और अगर आप एक अपने छोटे से क्लाइंट को भी देखोगे जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया ना, और बिजनेस करते रहने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। फंड्स हमें अलग अलग तरीके से किए जाते हैं। जैसे हमारे कुछ जो ऑनर है वो फंड्स लेके आता है एज अ कैपिटल, हम बैंक से फंड्स लेते हैं, और बहुत अलग अलग तरीके से इन्वेस्टर्स हमें फंड्स प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। बट जो फंड हम लेके आते हैं उसका एक लिमिटेशन होता है, उतना ही हम फंड ला सकते हैं और उससे हम अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं और उस काम को बढ़ा सकते हैं। बट अगर हमें उससे ज़्यादा फंड चाहिए होता है तो हमें अदर ऑर्गेनाइजेशन जैसे बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ जाना पड़ता है। सेम चीज़ है कि
मेरे पास जो है वो मैं यूज़ कर सकता हूँ। किसी की मुझे एग्रीमेंट या किसी से मुझे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर किसी और पर्सन की मुझे कोई चीज़ यूज़ करनी है, तो उसको पहले मुझे सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि मैं अगर ये चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, मैं उसके वर्दी हूँ कि नहीं, मैं उसके कैपेबल हूँ कि नहीं। सेम अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी और के पैसे यूज़ करके बिजनेस करती है प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, तो उसको सेटिस्फाई करना पड़ता है, उसको अपनी वर्थ दिखानी पड़ती है कि मेरी वर्थ क्या है, मेरी पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए तो पहले से ही फॉर्मेट्स, पहले से ही रूल्स रेगुलेशंस प्रोवाइड किए गए थे। तो इस टॉपिक पे जाने से पहले मैं एक बेसिक ओवरव्यू देना चाहती हूँ कि जो एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम होता है, अगर हमारी इंडियन इकोनॉमिक लैंडस्केप को देखा जाए, तो उसको जो जोड़ के रखता है वो है हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम है क्या? एक सिस्टम में क्या होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, फ्रेमवर्क होता है कि कैसे काम होगा, किस तरीके से होगा। और यही सब एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड सिस्टम को बनाता है, जो एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक कॉर्नर स्टोन की तरह सर्व करता है। ये जो हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम है, फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग जब हमने अकाउंटिंग के बारे में, अकाउंटिंग वर्ड सुना फ्रॉम द क्लास 11th, सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारे रूल्स रेगुलेशंस प्रैक्टिसेस के बारे में। रूल्स रेगुलेशंस प्रैक्टिसेस के बारे में रूल्स एंड रेगुलेशंस, हमारी प्रैक्टिसेस के बारे में हम पढ़ते हैं, जिनको बोला जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं, कुछ रूल्स हैं जो हमने फॉलो किए, जैसे गोइंग कंसर्न। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, मैं पीपीटी का आपका फर्स्ट पेज ही शो हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, अभी मैं ओवरव्यू दे रही हूँ सर। ओके ओके ओके, ठीक ठीक, राइट ठीक है। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, जो ये सिस्टम है, कोई भी सिस्टम हो, कोई जैसे हमारी इंडिया है, इंडिया का एक सिस्टम है, तो वो किसके बेसिस पे है? जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है? वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो हमें फॉलो करने हैं, हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं। तो इसी तरीके से कोई भी फाइनेंशियल, हमारा जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम है, उसका बेस भी है हमारे हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। और ये स्टैंडर्ड्स क्या बताते हैं, क्या रूल्स हैं, किस तरीके से हम ट्रांजैक्शंस को, जैसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हमें रिकॉर्ड करना होता है, उसको किस तरीके से हमें रिकॉर्ड करना है, क्या पहले से प्रैक्टिसेस क्या क्या चलती आ रही हैं, ठीक है। तो ये जो हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, ये ही हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम को बनाते हैं। और ये जो हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, ये सिर्फ रूल्स और नंबर्स नहीं है, ये वो बेडरॉक है जिस पे हमारा ट्रस्ट बिल्ड होता है। इसी रूल्स एंड रेगुलेशन से हम अपने फाइनेंशियल्स को प्रिपेयर करते हैं, और उन्हीं फाइनेंशियल्स पे इन्वेस्टर्स, बैंक्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स भरोसा दिखाकर उस कंपनी को फंड्स प्रोवाइड की जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को परमिशंस और लाइसेंसेस इशू किए जाते हैं, उनको ग्रांट्स मिलती है, ताकि वो अपने बिजनेस को बिल्डअप और ग्रो कर सकें और इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकें। अभी मैंने बात की कि बेडरॉक जिस पे ट्रस्ट बिल्ड होता है, और ये जो ट्रस्ट है, एक बिजनेस एंटिटी को जो ट्रस्ट बिल्ड करना है, वो किसके टुवर्ड्स उनको ट्रस्ट बिल्ड करना है? हमारे दो तरीके के यूजर्स होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स में हमारी मैनेजमेंट आ जाती है, बट जो मेन है हमारे लिए इंटरनल, जो एक्सटर्नल यूजर्स हैं, इन्वेस्टर्स, हमारे लेंडर्स, हमारे ग्रांटर्स, हमारी गवर्नमेंट, हमारी रेगुलेटर्स, जो इस इंफॉर्मेशन पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर मुझे आपको किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, तो आप ऐसे तो किसी को नहीं दे दोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि आप मुझे 10 लाख का लोन दे दीजिए, तो आप बिना सोचे या फिर बिना आँख बंद करे मुझे लोन नहीं दोगे, पैसा नहीं दोगे। आप पहले चेक करोगे कि मेरी मंथली इनकम क्या है, मैं वो, अगर आप मुझे इंटरेस्ट पे भी पैसे दे रहे हो, तो आप मुझे, मैं वो उसको कैपेबल हूँ पे करने के लिए। मैम पर इसमें बैंक आपको तो दे देगा जी।
मुझे दे देगा, हाँ, बट वो मेरी वर्थ तो चेक करेगा ना। तो राइट मैम, राइट। इसी, और वर्थ कैसे पता चलेगी? वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से पता चलेगी। तो जब भी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी भी बिजनेस को मनी देता है तो वो एश्योरेंस देखता है कि ये जो लोन की पेमेंट है मतलब कैसे होगी, वो कैपेबल है कि नहीं। और ये कैसे पता चलता है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से कि इनके पास इतनी इनकम है कि वो इंटरेस्ट पे कर पाएंगे, और इंटरेस्ट का कितना टाइम्स इनकी इनकम है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ पर मिलती है? हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को देखा जाए, यहाँ पर हमें एक वर्ड मिला फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। नॉर्मल लैंग्वेज में देखा जाए क्या है कि हमारी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसकी रिपोर्ट्स। मैम, हाँ जी, मैम वॉल्यूम बहुत कम आ रही है, थोड़ी सी बढ़ सकती है? थोड़ा सा तेज, ओके सर। तो हमारे जो हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, हमारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो हम रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं, ये उस रूल्स रेगुलेशंस के बेसिस पे प्रिपेयर करते हैं, जिनको बोलते हैं हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, जो हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जिनको बोला जाता है। अभी तक हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं उनके 3 सेट हैं। 3 सेट हैं हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के। 3 सेट हैं। सबसे पहले है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो उन कंपनीज पे है जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है और जिनकी टर्नओवर 250 सीआर से ज़्यादा है। अब ये अकाउंटिंग जो हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, इनको बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की, जो आईसीए का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है। और आईसीए के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाया और उसको रिव्यू किया नफरा ने। एंड द नफरा रिव्यू करने के बाद कब ये इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट होते हैं? जब इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इम्प्लीमेंट कर देते हैं। सेकंड सेट आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर कॉर्पोरेट्स, जो जिनकी नेटवर्थ 250 सीआर से कम है, उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होते हैं, जिसको फ्रेम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ आईसीआई की है। इसको नफरा रिव्यू करते देन इसको भी एमसीए ने जब नोटिफाई किया तो वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। देन थर्ड सेट आता है हमारा नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, उसको आईसीआई ने इशू करके उनको उन पर मैंडेटरी अप्लाई कर दिया है अपने टेक्निकल गाइड के थ्रू, बट इसको एमसीए ने नोटिफाई नहीं किया। इट इज ओनली इशूड बाय आईसीआई। टेक्निकल गाइड में सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ही इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करवाया गया था नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज से। पहली चीज थी जो ऑफिशियली नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए प्रोवाइड की गई थी। ये तो है रूल्स एंड रेगुलेशंस कि हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें 4 चीजों के बारे में बताता है। RMPD, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, कि हम एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे मेजर करेंगे। जैसे मैंने कोई मशीनरी खरीदी तो मैं उस मशीनरी को अपनी बुक्स में कब दिखाऊंगी, किस वैल्यू पे दिखाएंगे, मेजरमेंट हो गया। कैसे प्रेजेंट करेंगे, कहाँ पर दिखाएंगे, करंट एसेट में दिखाएंगे, नॉन करंट एसेट में दिखाएंगे, प्रेजेंटेशन हो गया। उसका जो डिस्क्लोजर देना होता है, कैरिंग अमाउंट का जो रिकंसिलेशन टेबल और पूरा हमें डिस्क्लोजर प्रोवाइड करना होता है, वो हो गया डिस्क्लोजर। अगेन ये जब हम ट्रांजेक्शन्स होती हैं, हम उसकी अकाउंटिंग करते हैं, तो हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है। बट जब हम इसी से फाइनेंशियल्स बनाने के ऊपर आते हैं, जैसे बैलेंस शीट बनानी है, पीएनएल बनाएंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, जब हम प्रेजेंटेशन की बात आती है तो एक कंपनी को क्या फॉलो करना पड़ता है? शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट के अंदर जो शेड्यूल 3 दे रखा है, उसके अंदर फॉर्मेट दे रखे कि आपको इसी फॉर्मेट में बैलेंस शीट, पीएनएल, बाकी जो फाइनेंशियल्स हैं उनको प्रिपेयर करना है उसी फॉर्मेट में। एंड एक चीज़ मैं बहुत आपको अलर्ट करना चाहूँगी कि नफरा के अगर आप ऑर्डर्स देखेंगे ना,
वहाँ पर सिर्फ शेड्यूल की नॉन कंप्लायंसेस की वजह से आपने ट्रेड पेबल को वो उस तरीके से डिस्क्लोज नहीं किया जैसे शेड्यूल 3 में दे रखा है, एक भी इंफॉर्मेशन मिस है, उस फॉर्मेट में नहीं है। मैनेजमेंट पे और इवन स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स पे भी, सिर्फ अकाउंट प्रिपरेशन की बात नहीं, आप अगर किसी कंपनी का ऑडिट भी कर रहे हैं आप पर उसकी भी पेनल्टी लगा रखी है, 5 लाख की पेनल्टी, 1 लाख की पेनल्टी मिनिमम है, और डिबार्ट किया हुआ है किसी भी कंपनी के ऑडिट्स के लिए, इंटरनल ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट्स के लिए। तो क्यों ये जो गवर्नमेंट ने, जो एमसीए ने, आईसीए ने हमें स्टैंडर्ड्स दिए हैं, फॉर्मेट्स दिए कंपनीज एक्ट में, हमें उसको बहुत ध्यान से फॉलो करने की ज़रूरत है, क्योंकि नफरा उस पर पेनल्टी लगा रहा है। आप नफरा की साइट पे जाके उस ऑर्डर्स को पढ़ सकते हैं। देन ये बात थी हमारी कंपनीज एक्ट के लिए कि कंपनीज करोड़ों में हम उनको देख रहे हैं, करोड़ की टर्नओवर है, नेटवर्थ है, तो उनको कंप्लायंसेस करनी है, उनके ऊपर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, उनके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी बन रहे हैं। जो कंपनीज की नेटवर्थ 250 CR से ज़्यादा है उसको हम इंटरनेशनली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उनसे अलाइन भी किया जा रहा है, फॉर्मेट्स भी हमने प्रोवाइड किए हैं। बट व्हाट अबाउट दी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, जो मैंने बताया कि 45% नेशनल इनकम का कंट्रीब्यूट करते हैं, उनको क्या, उनके लिए क्या प्रोवाइड किया गया? सबसे पहले मैंने बताया था कि टेक्निकल गाइड के थ्रू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिए गए। अब आईसीआई एक गाइडेंस नोट के थ्रू उनके लिए फॉर्मेट्स भी लेके आए, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो टेक्निकल गाइड जो था हमारा नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज का, जो जून 2022 में आया था, उसमें भी फॉर्मेट्स का जिक्र है, बट अगेन पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन देने के लिए उन्होंने गाइडेंस नोट लेके आए 7 फरवरी 2023 में। और जब ये गाइडेंस नोट लेके आए तब से ये टेक्निकल गाइडेंस नोट को ये गाइडेंस नोट ने सुपरसीड कर दिया। आपको गाइडेंस नोट में जो लिखा है वो फॉलो करना है। और ये कब से इफेक्टिव हो गया? ये 1 अप्रैल 2024 से इफेक्टिव हो चुका है, तो आपको ये फॉलो करना है। और बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये रिकमेंडेटरी है, मैंडेटरी है। अभी गाइडेंस नोट में कहीं भी नहीं लिखा कि ये मैंडेटरी है, बट इन द कमिंग फ्यूचर, लास्ट सेशन जब मैं ले रही थी मुझे भी एक नॉलेज अपग्रेडेशन मिली कि एक ITR 3 जाती है जिसके अंदर हमें फाइनेंशियल्स बनाने होते हैं, तो इनकम टैक्स अथॉरिटी उस फॉर्मेट्स को अलाइन करने जा रही है शेड्यूल जो फॉर्मेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग। सो आपको क्या करना है, आपको पहले से प्रिपेयर किया जा रहा है कि आप इस तरीके के फॉर्मेट से अपने क्लाइंट्स के फाइनेंशियल्स बनाना है या ऑडिट करना शुरू कर दो, क्योंकि ITR में तो उसी तरीके से आपको फॉर्मेट्स देने पड़ेंगे। तो रिकमेंडेटरी मैंडेटरी वाली बात तो यहाँ पर ख़त्म हो गई कि बहुत लोगों के माइंड में वो कि हम क्यों ही समझे इन चीज़ों को जब अभी मैंडेटरी नहीं हुआ। बट आपने, अगर आप पास्ट प्रैक्टिसेस देखेंगे, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आज मैंडेटरी हो चुके हैं, जिनके फॉलो ना करने पर इतनी हैवी पेनल्टीज लग रही है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, उनको भी पहले रिकमेंडेटरी बेसिस पे ही इशू किया गया था। और अगर आप इन नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ के फॉर्मेट चेक करेंगे तो आप देखोगे कि बिल्कुल सेम उसको शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग ही अलाइन किया गया, क्योंकि कोई भी प्रोप्राइटरशिप है, कोई भी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज छोटी है, वो किस फोकस से अपने आप को रन करे कि मैं एक दिन बड़ी बनूंगी, है ना। तो इसीलिए इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हम ये जो फॉर्मेट्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं उसको अच्छे से समझे, उसको फॉलो करें, उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जाए। एंड एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने हमारे लिए इतनी ज़्यादा मेहनत की है कि वो फॉर्मेट्स को हमें एक्सेल फॉर्मेट पे अपनी वेबसाइट पे प्रोवाइड किया। तो अगर आप एक्सेल फॉर्मेट्स देखेंगे तो आपको कुछ मेहनत नहीं करनी, कोई फॉर्मेट्स प्रिपेयर नहीं करने, एक्सेल फाइल के अंदर आपको सिर्फ डिटेल्स डालनी है, जो मैं लास्ट में आपको एक बार वेबसाइट पे लेके जाऊंगी, वहाँ पर शो करूँगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने क्लाइंट के फाइनेंशियल्स बस इंफॉर्मेशन डाल के आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो हमने देख लिया कि
कंपनीज कॉर्पोरेट्स के लिए क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, क्या फॉर्मेट्स हैं, और अब नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो मैंने बताया था थर्ड सबसेट, जिसको नोटिफाई नहीं किया बट टेक्निकल गाइड में आईसीए ने इशू कर दिया है। दूसरा, अब उन्होंने गाइडेंस नोट भी दे दिया, फॉर्मेट्स भी आपको दे दिए जिसके अकॉर्डिंग आपको नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के भी प्रिपेयर करने हैं। अब क्यों ज़रूरत है ये सब चीज़ें करने की? बिकॉज आप देखोगे कि अगर 5 सी अपने आसपास अगर 5 सी देख लो जो अपने अलग अलग नॉन अदर देन कंपनीज के अकाउंट बना रहे, सबके फॉर्मेट, सबका क्लासिफिकेशन करने का तरीका, प्रेजेंट करने का तरीका वेरी करेगा ही करेगा बहुत सारी चीज़ों में। तो उसको एक यूनिफॉर्मिटी देने के लिए आईसीआई ने ये फॉर्मेट्स हमें प्रोवाइड किए हैं। एंड सेकंड, मैं आपको बता ही चुकी हूँ, जो आईटीआर 3 में फॉर्मेट्स को स्टैंडर्डाइज किया जा रहा है एज पर दीज फॉर्मेट्स, तो ये भी रीज़न है कि हमें इन फॉर्मेट्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अब द मेन थिंग, इस गाइडेंस नोट का ऑब्जेक्टिव क्या है? फॉर्मेट्स को स्टैंडर्डाइज करने का, और इस स्टैंडर्डाइज करने से क्या होता है, आपकी क्वालिटी जो होती है और कॉम्प्रिहेंसिवनेस होती है वो इन्हांस हो जाती है। नेक्स्ट इज की नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, हम कंपनीज की तो बात कर रहे थे। कंपनीज कौन है? जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड हैं वो हमारी कंपनीज हैं, उनके लिए अलग चीज दे रखी है। अभी जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं उसमें क्या क्या कवर होता है, किस किस को ये गाइडेंस नोट फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज व्हाट इज द स्कोप ऑफ दिस गाइडेंस नोट। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप, जो ग्रोसरी शॉप्स हम अपने एरिया में देखते हैं, छोटे छोटे बार्बर्स हो गए, छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं जो अकेले काम कर रहे हैं, जो एज ए सोल प्रोप्राइटर कर रहे हैं, वो इस गाइडेंस नोट के स्कोप में सबसे पहले कवर होते हैं। सेकंड, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। थर्ड, हमारी पार्टनरशिप फर्म्स को भी इन फॉर्मेट्स को फॉलो करना है। फोर्थ वन इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। फिफ्थ, सोसाइटी किसी भी एक्ट में रजिस्टर्ड है, आपको ये गाइडेंस नोट फॉलो करना ही करना है। देन ट्रस्ट, चाहे पब्लिक है, प्राइवेट है, चाहे आपने उसको रजिस्टर करा रखा है या सिर्फ नोटराइज करा रखा है, अनरजिस्टर्ड है, उसको उस पर भी गाइडेंस नोट लगेगा। देन अदर स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन, रेगुलर अथॉरिटीज, या लास्ट में जो इसका स्कोप बता रखा है, कवरेज बता रखा है, कोई भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के अलावा कोई भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन जो होली या पार्शली किसी भी तरीके की बिजनेस एक्टिविटी कर रही है, वो इस गाइडेंस नोट के स्कोप में आ जाएगी। बिजनेस एक्टिविटी, और कौन कौन इस गाइडेंस नोट के स्कोप में नहीं है? सबसे पहले तुम्हें पता है कंपनीज, जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, क्योंकि उनके लिए अलग से फॉर्मेट दे रखे हैं। दूसरा है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स, क्योंकि इनके लिए भी अलग से एक्ट है और उस एक्ट में जो फॉर्मेट्स दिए गए हैं उनको वही फॉलो करने हैं। देन थर्ड, आपके आईसीआई ने कुछ स्पेशल फॉर्मेट्स कुछ तरीके की पॉलिटिकल पार्टीज, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए प्रोवाइड किया। तो जो अगर किसी के लिए कुछ स्पेशल दे रखा है तो उनको वही फॉलो करना है, सबसे पहले वो फॉलो करना है, और बाकी इस चीज की गाइडेंस ले सकते हैं। अगेन, जैसे सीबीएसई देखेंगे तो सीबीएसई के लिए, सीबीएसई एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उनको ऑलरेडी जो मिनिस्ट्री है एचआरडी की, उन्होंने फॉर्मेट्स प्रोवाइड कर रखे हैं कि आपको अपने फाइनेंशियल इसी फॉर्मेट्स में प्रिपेयर करने हैं। तो उन पे ये गाइडेंस नोट एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि मिनिस्ट्री ने उनको ऑलरेडी कर रखे हैं। महाराष्ट्र ट्रस्ट एक्ट में अलग से ऑर्गेनाइजेशंस को दे रखे हैं कि आपको इस तरीके से फॉर्मेट्स बनाने हैं। बींगा ट्रस्ट होने के बावजूद भी उनको ये गाइडेंस नोट फॉलो करने का जरूरत नहीं है। आ गया, हो गया। हाँ जी, मैम, अगर इससे रिलेटेड पीपीटी है तो वो विजिबल नहीं होनी स्क्रीन पे। If there is any slide related to this. ओके, ये तो मैंने शेयर किया था ना, नॉट आउट ऑफ स्कोप कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर लॉ एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स। जी।
देन अगेन हमने देखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने से पहले सीधा हम बैलेंस शीट बनाने पे नहीं आ जाते। हम 1 अप्रैल 2024 से जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जो परचेज होती हैं, सेल्स होते हैं, खर्चे होते हैं, उन सबको रिकॉर्ड करते हैं, उनको रिकॉर्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज पे कौन सा सबसेट लगता है? थर्ड वन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, जो हमें प्रोवाइड किया गया है। अब क्वेश्चन आएगा कि ये हमने बात की बार्बर शॉप की, ग्रोसरी शॉप की, छोटे छोटे बिजनेसमैन की। हम एज अ सीए भी हम बहुत छोटा सा सोल प्रोप्राइटर पे कितने सीएज हैं जो वर्क कर रहे हैं, तो क्या हमें सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे? चाहे मेरी टर्नओवर 10 लाख आ रही है, 2 लाख आ रही है, 50 लाख आ रही है, तो क्या हमको सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे? और कोई बता सकते हैं कि राइट नाउ कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो इफेक्टिवली एप्लीकेबल हैं? कोई बता सकता है कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो इफेक्टिवली एप्लीकेबल हैं इंडिया में? हेलो, 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो इफेक्टिवली एप्लीकेबल हैं। और आईसीए ने बहुत बड़ी रिलैक्सेशन दी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेबिलिटी पे अकॉर्डिंग टू द टर्नओवर एंड बोरोविंग्स। अगर आपकी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी की टर्नओवर 10 करोड़ से कम है, 10 करोड़ है या 10 करोड़ से कम है एक्सक्लूडिंग अदर इनकम, तो यहाँ पर टर्नओवर की बात की जाएगी, जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होती है उनकी बात की जा रही है। दूसरा, अगर या फिर आपकी बोरोविंग्स जिसमें पब्लिक डिपॉजिट्स भी इंक्लूड है वो 2 CR या उससे कम है, तो आप लेवल 4 में आ जाते हैं। यहाँ पर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज को ना 4 लेवल में डिवाइड कर दिया गया अकॉर्डिंग टू द टर्नओवर एंड बोरोविंग्स। और इन लेवल्स पे बताया गया कि आप पर इतने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगेंगे, आपको इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की डिस्क्लोजर की एग्जेम्पशन आप डिस्क्लोजर मत दो, आपको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो ये 4 लेवल हैं जिसको हम देखेंगे। सबसे पहले तो आ जाता है वो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज जिनका टर्नओवर 250 CR से ज्यादा है या बोरोविंग्स 50 CR से ज्यादा है, या आप लिस्टेड हो गए हो या इन प्रोसेस ऑफ लिस्टेड हो, या फिर आप एक बैंक हो या आप कोई इंश्योरेंस बिजनेस कर रहे हो, तो ये सारी चीजें आ जाती है लेवल 1 पे। और जहां पर इतनी बड़ी बड़ी चीजें दिख रही है वहां पर तो आपको सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा, आप कहीं नहीं बच सकते। आपको 27 के 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करके ही अपनी फाइनेंशियल्स प्रिपेयर करनी पड़ेंगी, कोई रिलैक्सेशन नहीं है। एंड अगेन, अगर जैसे कोई पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, जो पार्टनर्स हैं उनकी कोई सब्सिडरी है, ठीक है, वो पार्टनरशिप फर्म लेवल 1 में आ रही है, तो उसकी सब्सिडरी को भी लेवल 1 में के अकॉर्डिंग सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे। देन आता है लेवल 2, एंड लेवल 2 में क्या है कि 50 CR से ज्यादा पर 250 CR से कम, बोरोविंग्स 10 CR से ज्यादा 250 CR से कम, तो आप लेवल 2 में आ जाते हैं। एंड लेवल 2 में आपको सिर्फ और सिर्फ फुल्ली 16 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो आपको पूरे फॉलो करने हैं। हम अभी डिटेल में देखेंगे कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में क्या क्या रिलैक्सेशन दे रखी है। दूसरे 7 ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो बिल्कुल ही नहीं फॉलो करने, और एक ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 एम्प्लॉय बेनिफिट्स, जो पार्शली कुछ ट्रांजैक्शंस के लिए आपको उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। एंड एक 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है जिसमें आपको डिस्क्लोजर्स की एग्जेम्पशन दे रखी है। अगेन हम आ जाते हैं लेवल 3 पे, 10 CR से कम, 50 CR से ज़्यादा, 50 CR 10 CR से ज़्यादा और 50 CR तक, और बोरोविंग्स आपकी 2 CR से ज़्यादा एंड 10 CR से कम, 10 CR तक।
तो आप लेवल 3 में आ जाते हैं। और लेवल 3 में आपको सिर्फ ऐसे 12 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो पूरे एप्लीकेबल है, 9 नॉट एप्लीकेबल है, अगेन 15 AS 15 पार्शली एप्लीकेबल है, और कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं आपके 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो विद डिस्क्लोजर्स एप्लीकेबल हैं। देन लेवल 4 हम देख चुके हैं। लेवल 4 में 10 CR से कम की जो हमारी 10 CR तक की जो टर्नओवर है और 2 CR तक की जो बोरोविंग्स है वो हमारे लेवल 4 में आते हैं। और लेवल 4 में हमारे 8 फुली एप्लीकेबल है, 11 ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो विच आर नॉट एट ऑल एप्लीकेबल। तो यहाँ पर कितना इजी काम कर दिया। और हम अभी अगर अपने एज अ सीए देखें, हमारे ज़्यादा क्लाइंट्स 10 CR से, एक स्मॉल टाउन अगर प्रैक्टिसिंग सीए को देखें तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो क्लाइंट्स होंगे जिनके फाइनेंशियल्स हम बनाते हैं, ऑडिट करते हैं, वो लेवल 4 में आएंगे। तो बहुत कम मेहनत है आपकी। सिर्फ 8 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स से जो फुली एप्लीकेबल है, 11 नॉट एप्लीकेबल। और जो लेवल 4 है ना, उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 है टैक्सेस ऑन इनकम, वो उन पे एप्लीकेबल है, और उसमें भी बहुत छोटा सा डिस्क्लोजर है जो हमें देना है। देन अगेन AS 15 है जो पार्शली एप्लीकेबल है, और डिस्क्लोजर एग्जेम्पशंस के साथ 6 ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जिसमें आपको डिस्क्लोजर्स देने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप नफरा के ऑर्डर्स देखेंगे तो वहाँ पर डिस्क्लोजर्स में जो अगर आप सही से डिस्क्लोज नहीं कर रहे उस पर पेनल्टी है। तो यहाँ पर आपको एग्जेम्पशन दी जा रही है डिस्क्लोजर्स की। अब आप देखो मैम स्क्रीन पे पीपीटी विजिबल नहीं हो रही। जस्ट 1 मिनट। एक सेकेंड। अब शो होने लग गई जी। यस मैम। बट फर्स्ट स्लाइड ही है जी पीपीटी की। जी एक सेकेंड। Is it visible? मैम यस जस्ट द मैम, फर्स्ट। बट फर्स्ट Give me a second. फिर फर्स्ट स्लाइड। मैम बाकी की स्लाइड्स नहीं शो हुई है। Just 1 minute. तो आ तो रहा था, ठीक था बिल्कुल जो आप कर रहे थे पहले। एक सेकंड, शायद कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है। अब ठीक है? यस यस। अब शो हो रहा है जी। ओके, सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मुझे याद आया कि नफरा के एक ऑर्डर में एक ज़्यादा से ज़्यादा गलती दिखी गई थी कैश फ्लो स्टेटमेंट की प्रिपरेशन में। और बहुत ऑर्गेनाइजेशन ने कैश फ्लो स्टेटमेंट बना भी नहीं रखी थी, तो उनको भी वो एरर दिखा रखा था उसके अंदर। तो यहाँ पर हमारे लिए क्या गुड न्यूज़ है कि लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 एंटिटीज़ के लिए आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना मैंडेटरी नहीं है। आप अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाते तो आपका वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या इस फॉर्मेट्स का वॉयलेशन नहीं माना जाएगा। बट हम तो ये इनकरेज करेंगे कि आप इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएं, क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन की एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस करने में हेल्प करता है कि आपको आपके एक्चुअल बिजनेस से, आपकी जो ऑपरेटिंग वर्क है, ऑपरेटिंग बिजनेस है, उससे क्या आपको इनकम हो रही है, आपका फंड कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, कितना पैसा आपके पास है। बट अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप लेवल 3, लेवल 4, 250 CR से जितनी भी कम है
उनको अकाउंट कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। देन हमारा AS2 पे आएंगे हम कि AS2 हमारा जो इन्वेंटरी की बात करता है। आप लोगों को पता है कि एक क्लाइंट ने क्या कर रखा था, मैनेजमेंट में उन्होंने अब हमारे इन्वेंट्रीज को फीफो पे दिखा रखा था, जबकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कहता है कि हम नहीं दिखा सकते, हमें लीफो पे दिखाना होता है। तो और मैनेजमेंट ने क्या कहा कि हम एक डिक्लेरेशन दे देते हैं कि हमने इसको इसी पे दिखाया, तो हमारी कोई कॉन्ट्रवेंशन या वॉयलेशन नहीं होगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। बट आप जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको कह रहा है और वो आप नहीं कर रहे, और आप एक डिक्लेरेशन दे रहे हो, अपने एक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके वॉयलेशन या उसके नॉन कंप्लायंसेस से बच जाएंगे। सेकंड, यहाँ पर आपको इन्वेंट्रीज को भी सिर्फ यही नहीं दिखाना, फिनिश गुड्स हो गए, रॉ मटेरियल्स हो गए, WIP हो गए, आपको भी इसकी क्लासिफिकेशन देनी है। रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स की तो हम देते ही हैं। कुछ अगर ऐसे गुड्स हैं जो हम एज मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, बट मैं कुछ माल अपना ट्रेडिंग भी करते हैं, मतलब खरीदा और बेच दिया सीधा, तो उसको हम दिखाएंगे इन स्टॉक इन ट्रेड। दूसरे हमारे कुछ स्टोर्स एंड स्पेयर्स भी होते हैं, उसको हम अलग पार्ट में दिखाएंगे। कुछ टू स्टोर्स होते हैं, और एक आते हैं जो हम जैसे हमारी परचेज बिल्स तो हमारे पास है, बट हमारे स्टॉक ऑडिट्स होते हैं, वो कहते हैं कि आपके पास इतना बिल है, इतने बिल वगैरह है ही नहीं, मतलब इतना माल तो पड़ा ही नहीं जितने आपके बिल हैं, तो हम बोल देते हैं वो गुड्स इन ट्रांजिट है। तो गुड्स इन ट्रांजिट कितने हैं उसको भी आपको अलग से क्लासिफाई करना है, ठीक है। देन आपका आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 क्या कहता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में हमने देखा था ना, लेवल 3 एंटिटीज और लेवल 4 एंटिटीज में कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जहाँ पर हमें डिस्क्लोजर के लिए एग्जेम्प्ट कर रखा है। और डिस्क्लोजर के लिए क्या क्या एग्जेम्पशन दे रखी है, आप देखोगे जब हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात करते हैं, तो हमें बैलेंस शीट में तो ये दिखाना होता है कि हमारे फिक्स एसेट्स कितना है, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट दिखाना होता है, नेट ऑफ डेप्रिसिएशन, बट वो वैल्यू कैसे आया उसका एक डिस्क्लोजर आपको प्रोवाइड करना होता है। और आपको बेसिस ऑफ मेजरमेंट, आप किस बेसिस पे उस फिक्स एसेट को मेजर कर रहे हो, आप कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हो, रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे हो कैरिंग अमाउंट निकालने के लिए, कौन सा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है, आपकी यूजफुल लाइफ क्या है, डेप्रिसिएशन रेट्स क्या है, ठीक है, आपकी बिगनिंग में क्या ग्रॉस कैरिंग अमाउंट थे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या था। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि आपको ये डिस्क्लोजर्स देने ही देने हैं। बट लेवल 2 और लेवल 3 एंटिटीज के लिए बोला गया है कि आपको ये एग्जेम्पशन दे दी गई है, इनको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ क्या करना है, इस तरीके से टेबुलर फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, जो हम नॉर्मली भी करते हैं अपनी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट्स के लिए, जो अकॉर्डिंग टू द क्लास ऑफ एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिक्चर्स, व्हीकल्स, ठीक है। हम देखते हैं कि ओपनिंग बैलेंस क्या था, फिर उसमें डेप्रिसिएशन की रिडक्शंस, कुछ एडिशन हुआ, कुछ सेल हुआ, हमारा नेट ब्लॉक क्या आया, उसकी हम इंफॉर्मेशन बस इस टैबुलर फॉर्मेट में हमें प्रोवाइड करनी है। बाकी डिस्क्लोजर्स देने के लिए लेवल 2 लेवल 3 एंटिटीज को एग्जेम्पशन दे दी गई है। देन आते हैं हमारे AS11। अगर कोई फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन करता है, कोई भी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, तो उनको या कॉर्पोरेट एंटिटीज एज पर AS11 मैंने कोई कुछ मटेरियल बाहर से, इंडिया के बाहर से ले लिया, खरीद लिया, या एक्सपोर्ट किया, या फिर मशीनरी मंगवाई चाइना से, कहीं से भी आउट ऑफ इंडिया इंपोर्ट किया, तो आप किस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट में। और आज अगर मैंने खरीदा, आज का डॉलर मेरा इनवॉइस 84 के उससे आया है, तो जिस दिन मैं पेमेंट करूंगा तो डॉलर रेट चेंज होगा। तो ये जो फ्लक्चुएशन होती है उसको रिकॉर्ड करने के लिए हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिया गया है AS11। और इसमें भी हमें बहुत सारे डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं कि क्या एक्सचेंज डिफरेंस कितना आ रहा है आपको, नेट ये हमारा हमें प्रॉफिट हुआ, हमें ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ी तो हमारा लॉस हो गया, और वो लॉस किस नेचर का है, क्योंकि ये फॉरेन एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन थी। हमारा प्रॉफिट हो गया अगर हमें कम पेमेंट करनी पड़ी, ठीक है।
तो ये सब चीज़ें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 के अकॉर्डिंग हमें डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं। कुछ कोई हमारा फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन, जैसे मेरी कोई ब्रांच बाहर है तो वो ब्रांच जब मैं इंडिया में अपने उनके रिकॉर्ड्स इनकॉर्पोरेट करूँगी तो मुझे उसको डॉलर के रेट, आज के डॉलर के रेट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए बनता है फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। तो वो जो नेट, अगर कोई ऐसा अमाउंट नेट एक्सचेंज का दिख रहा है वो हमें दिखा एज अ सेपरेट कंपोनेंट ऑफ शेयर होल्डर फंड दिखाना पड़ता है, उसकी रिकंसिलेशन बनानी पड़ती है। अगर कोई चेंज आ रहा है रिपोर्टिंग करेंसी में, उसका रीज़न देना पड़ता है। कोई हमने अपने फॉरेन ऑपरेशन में की क्लासिफिकेशन में चेंज किया, उसके लिए कुछ डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं। तो बट यहाँ पर जो लेवल 4 और लेवल 3 वाली एंटिटीज़ हैं उनको बोला है कि आपको डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, अदर एक्सपेंसेस में अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स की वजह से लॉस हुआ है नेट करके दिखा दो, प्रॉफिट हुआ है नेट करके दिखा दो। देन हमारा आता है AS11 एम्प्लॉय बेनिफिट्स। एम्प्लॉय बेनिफिट्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो भी हम अपने एम्प्लॉयज़ के लिए करें, हम सैलरीज दे रहे, वेजेस दे रहे, कॉन्ट्रीब्यूशन EPF में हमारे ग्रेचुटी, ये सब चीज़ों के लिए। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि यहाँ पर हमें जो लीव्स मिलती हैं, है ना, 2 तरीके की होती है, वेस्टिंग नॉन वेस्टिंग। जो हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिसको सिर्फ हम कैश ही ले सकते हैं, हम कैरी फॉरवर्ड नहीं ले सकते, एट द एंड ऑफ ईयर हमें कैश देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज 50 से ज़्यादा हैं तो उनको बोला है कि आपको वो जो कैश वाली एब्सेंसीज है जिनको हम नॉन वेस्टिंग शॉर्ट टर्म एक्यूमुलेटेड कंपनसेशन एब्सेंस बोलते हैं, आपको सिर्फ रिकॉग्नाइज करना और मेजर करना, उसके डिस्क्लोजर्स करने की जरूरत नहीं है। लेस देन 50 वालों को भी बोला है। अब जो हमारी 12 अगर हमें डिस्काउंटिंग करना पड़ रहा है कि कुछ भी अगर हमारी चीज़ें 12 महीने से ज़्यादा चल रही हैं तो उसको हमें डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू पे दिखाना होता है। तो लेवल 2 लेवल 3 को भी बोला गया कि आपको डिस्काउंटिंग करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हमें डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स की RMPD रिकग्निशन मेजरमेंट प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर करना पड़ता है। तो उनको भी बोल रखा है कि अगर आप प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड फॉलो करके आपको इसको अगर आप फॉलो करें तो आपको ये सब चीज़ों से आपको एग्जेम्प्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एम्प्लॉय बेनिफिट्स में क्या डिस्क्लोज करना है, जो भी सैलरीज वेजेस हैं। एंड बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर ये ध्यान रखना, सैलरीज और वेजेस क्या होते हैं ना, जब हम अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हो, आपका क्लाइंट एक मैन्युफैक्चरर है और आप फैक्ट्री में प्रोडक्शन, फैक्ट्री में जो लेबर होती है ना, जो पीस रेट पे काम कर रही है, जो डायरेक्टली आपकी प्रोडक्शन से रिलेटेड है, उनको हम वेजेस देते हैं। उनको जो हम दे रहे हैं वो हमारा डायरेक्ट नेचर का खर्चा होता है। और जो फैक्ट्री से बाहर जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनको हम उनके लिए जो भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस का भी बाइफर्केशन बहुत ज़रूरी है, उसको भी सैलरी वेजेस के अंदर हम कवर करेंगे। दूसरा आ जाता है जो भी हम PF में या ESI और जो भी एम्प्लॉयज़ के लिए मैंडेटरी फंड बताए गए हैं उसमें कंट्रीब्यूशन करें। एंड थर्ड वन इज स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस। देन हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 एप्लीकेबल नहीं है। AS19 होता है लीजेस के लिए। मोस्टली आप देखोगे ज़्यादातर जो बिजनेसमैन हैं रेंट पे बिजनेस करते हैं और इसी रेंट को जब हम इसी प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी को हम 2 साल 3 साल से ज़्यादा ले लेते हैं, 1 साल से ज़्यादा, उसके लिए टर्म यूज़ की गई है बिजनेस वर्ल्ड में, अकाउंटिंग वर्ल्ड में, लीजेस। तो लीजेस के लिए भी अलग अलग तरीके के डिस्क्लोजर्स देने के लिए बोला है, क्योंकि हम जब लीज पे लेते हैं तो लंबे टाइम पीरियड के लिए लेते हैं और उसको हमें उसका प्रेजेंट वैल्यू बनाकर जितनी भी लीज रेंटल्स हमारे जाने वाले हैं उस पर मेजर करना पड़ता है। और हमारी 2 तरीके की लीजेस होती है, फाइनेंशियल लीज जहाँ पर नेचर होता है कि ये तो प्रॉपर्टी जब इसकी लाइफ खत्म होएगी इसके 90% इक्वल होती है, ये प्रॉपर्टी मैं खरीद ही लूँगा। तो जब ये नेचर होता है तो हम फाइनेंस लीज में आता है, तो वहाँ पर हमें बहुत सारी रिकन्सिलेशन देनी पड़ती हैं कि हमारे टोटल मिनिमम लीज पेमेंट्स क्या होंगी। फ्यूचर में अगर मैं इसी प्रॉपर्टी को किसी और को सब लीज कर देता हूँ, उससे जो मुझे पैसा मिलेगा उसके डिस्क्लोजर्स करने पड़ते हैं। अगर हम लोग जैसे एग्रीमेंट करते हैं कि हर साल 5% हमारे लीज का रेंट बढ़ेगा,
तो वो सब चीज़ें हमें यहाँ पर डिस्क्लोज करनी है। बट फॉर दी लेवल 4 एंड 3 जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं उनको ये डिस्क्लोजर देने की ज़रूरत नहीं है। देन ऑपरेटिंग लीजेस में भी आपको पता होगा जो नॉन कैंसिलेबल ऑपरेटिंग लीजेस है ना उनको 1 सुनिए साल मैम, या उससे कम। हाँ जी मैं आपकी पीपीटी नहीं शो हो रही फिर से, या तो आपने बंद कर दी या कैसे? सर, मैं तो बंद नहीं कर रही, बट पता नहीं, 1 सेकंड में देख लेती हूँ। मैम वो बार बार चली जाती है, आई थिंक कोई। अब ठीक है? नहीं अभी तो नहीं है। जी अभी आ गई। सो यहाँ पर भी हमें एक ये लीज पेमेंट्स का डिस्क्लोजर देना पड़ता है कि 1 साल से कम तक आपके कितने मिनिमम लीज पेमेंट्स है, 1 साल से 5 साल तक कितने, और 5 साल से ज़्यादा के कितने हैं। तो ये वाले डिस्क्लोजर्स को भी लेवल 4, लेवल 3, लेवल 2 कंपनीज को एग्जाम कर दिया गया। सेम फॉर द ऑपरेटिंग लीजेस। देन मैंने बात की थी AS22 टैक्सेस ऑन इनकम, जिसमें हम डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज कैलकुलेट करते हैं, उसको शो करते हैं। एक सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने मेरे से ये पूछा था कि ये DTA DTL बनाने की बात चल रही थी, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो वो ये बात कर रहे थे कि जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज है इसमें भी हमें इतनी सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। तो आई जस्ट स्माइल एंड उनको बताया कि DTA DTL बनाने के लिए जो लेवल 3, लेवल 4 और जो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं उनको DTA DTL बनाने की जरूरत नहीं है। बस जो लेवल 4 है ना उनको बस क्या करना है, अपना जो करंट टैक्स है, जो आपका करंट इनकम टैक्स आ रहा है, आपको वो डिस्क्लोज करना है बैलेंस शीट में। और एक और चीज़, जब आप एक अपने जो भी फाइनेंशियल्स बनाते थे और अब इस फॉर्मेट्स के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल्स बनाएंगे, तो जितना भी पैसा पहले आपने डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी में दिखा रखा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ओपनिंग रेवेन्यू रिजर्व्स में से एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है? तो ये ट्रांजिशन रिक्वायरमेंट है यहाँ पर लेवल 4 SMEs के लिए। देन हमारा AS28 आ जाता है इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। जब इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट की बात की जाए तो यहाँ पर लेवल 3 और लेवल 2 के लिए बोल रखा है कि हमें जो वैल्यू इन यूज निकालना होता है, उसको मेजर करना होता है, वो हम एक प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक होती है उसके थ्रू हम मेजर करते हैं। बट यहाँ पर बोला है कि आप रीजनेबल जो भी एस्टिमेट है उसके बेसिस पे भी मेजर कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक ही बनाओ। ठीक है? देन AS29 है, उसमें भी बहुत सारे डिस्क्लोजर्स हमें एग्जाम कर रखे हैं कि जैसे आपका जो प्रोविजंस थे, अलग अलग प्रोविजंस थे, उसका बिगनिंग में क्या कैरिंग अमाउंट है, एंड में क्या है, आपने इस साल में एडिशनल प्रोविजंस क्या बनाए हैं, ये अमाउंट्स को आप कैसे चार्ज कर रहे हो, कितना अनयूज्ड अमाउंट है जिसको रिवर्स कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें 3, 4, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ लेवल्स के लिए एग्जाम की गई हैं। ठीक है? तो क्वेश्चन आंसर एक्सक्यूज मी, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैडम, इंद्र मैडम, आपकी आवाज नहीं आ रही।
सर आई थिंक आप उनको कॉल करके बोल दीजिए या तो। सूची मैम, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आपकी आ रही है। वो मेरे को लगता है उनकी आवाज, पता नहीं क्या, हाँ मैंने सर, कॉल भी लगाई, आप उनको कॉल करके देख लो बिकॉज कॉल उनकी करी थी उनको, कॉल करी थी मैंने अच्छा। उनको, बट कॉल भी नो रिप्लाई आ रहा है। दोबारा कर। हेलो हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज यस नहीं आ रही यस थी। मैम, आई अब आ थिंक रही है आपकी आवाज। टेक्निकल ग्लिच, कोई टेक्निकल ग्लिच था। इट्स एक ओके। जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन अगेन। Sir, please allow me again to share the screen. मैं अलाउड, दोनों को अलाउड है जी। बोथ ऑफ योर नेम्स आर नाउ फॉर होस्ट। Disable the show. जी मैम, आप भी को होस्ट हो? जी सर। मैम चलिए, जितने आप पीपीटी वाला इशू रिजॉल्व होता है आपको। हेलो, Sorry for the interruption. Am I audible now? यस मैम। यस मैम। Hello. हाँ जी मैम, आपकी आवाज आ रही है। Am I audible? यस मैम। Hello. यस मैम, आ रही है आवाज हाँ आपकी। जी मैम, आ रही है, आवाज आ रही है। Hello. Sir, am I audible? जी यस मैम, मैम। आवाज भी आ रही है और पहले भी स्क्रीन भी शेयर हो रही थी आपकी पीपीटी वाली, बट अभी ये वो। Am I audible, sir? मैम Ma'am, आई थिंक आपको हमारी am I आवाज audible? नहीं आ रही है। Okay. Yes. So once again, sorry for the interruption. So we were on the questions कि हमारे एक बतला जिनके clients हैं, तो हमें उन्हें बताना है कि कौन सा क्लाइंट गाइडेंस नोट में
एप्लीकेबल है, किस लेवल पे एप्लीकेबल है, कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इस पे लगेंगे। हमारा ओवरव्यू हो जाएगा कि हमने कितना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, गाइडेंस नोट को अभी तक कितना समझा। थर्ड वन था हमारे मिसेस श्यामलाल एसोसिएट्स, जिनकी टर्नओवर 270 करोड़ है। ये कंपनी नहीं है, श्यामलाल एसोसिएट्स है, तो इनकी टर्नओवर 270 सीआर है। तो हमारे कौन सी लेवल ऑफ एंटिटी हो गई है? फर्स्ट लेवल ऑफ एंटिटी, और इन पे 27 की 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल हो जाएंगे। देन है हमारा सोहनलाल एंड मोहनलाल एचयूएफ, जिसकी टर्नओवर 205 सीआर है। ये कौन सी लेवल ऑफ एंटिटी होगी? लेवल 2, जिसपे हमारे 12 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, सॉरी 16। रोहनलाल बैंक को कितनी भी टर्नओवर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कौन से लेवल ऑफ एंटिटी हो, लेवल 1, आपको 27 के 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। लक्ष्मण इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, लक्ष्मण इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भी लेवल 1 में आता है, इसमें 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। देन हम अपने मेजर पार्ट पे आ जाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर मैं बात करूं, लेमैन लैंग्वेज में बोलते हैं बैलेंस शीट, पीएनएल। क्या सिर्फ बैलेंस शीट और पीएनएल अकेले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कहलाते हैं? नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 4 चीजें आती है, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड अदर नोट्स एंड स्टेटमेंट। ये चारों मिलकर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पूरे कंपाइल को बनाते हैं। देन बैलेंस शीट में हम क्या पता चलता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारे एसेट्स क्या, हमारे लायबिलिटीज क्या, हमने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया। देन आपका आता है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस बताता है कि आपको कितना खर्चा, कितना इनकम हो रहा है। ये प्रॉफिट एंड लॉस हमारी इनकम और एक्सपेंसेस के बारे में बताता है, जो पूरे पर्टिकुलर पीरियड में हमने कमाई। देन हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट ये बताता है कि हमारा कैश कैसे फ्लो कर रहा है, कितना ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आ रहा है, कितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी मशीनरीज में, अपनी सिक्योरिटीज में, और कितना फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। तो कुछ हमने अपने अगर आप कैपिटल अकाउंट की बात देखेंगे तो इस तरीके से आपको कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है, चाहे सोल प्रोप्राइटर का करें, आप एक पार्टनर्स का करें। तो सोल प्रोप्राइटर का देखेंगे तो आपको बस ये इन्फॉर्मेशन आप क्लियरली दे रहे हो कि कौन कौन पार्टनर है, कितना आपका शेयर है प्रॉफिट लॉस में, ओपनिंग बैलेंस क्या, कितना कैपिटल प्रोड्यूस हुआ, इंट्रोड्यूस किया आपने, कितना हमको रेनोवेशन दिया है, अगर आपने कुछ उनसे पैसा लिया तो कितना इंटरेस्ट दे रहे हो, उन्होंने कितनी ड्रॉइंग्स की हैं, कितना प्रॉफिट और शेयर प्रॉफिट लॉस का शेयर, और लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस। लास्ट इसमें कुछ हमें जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं जो हमें फॉलो करनी है। पहला, अगर हम कैपिटल की बात करें, जब हम एक सोल प्रोप्राइटर कैपिटल की बात करते हैं तो वहाँ पर वर्ड यूज किया जाता है ओनर्स फंड। जैसे हम अपने एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज में आते हैं, तो जब उनकी फाइनेंशियल्स बनाएंगे तो वहाँ पर हम यूज करेंगे मेंबर्स। तो ये जितनी भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है वो इन एडिशन टू है। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या एएसपी कोई डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट दे रहे थे, उसके अलावा ये एडिशन में है, ऐसा नहीं कि आपने वो फॉलो कर दिया उसकी जगह ये फॉलो करना है। थर्ड, आप जो भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉलो कर रहे हैं आपको पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वही फॉलो करना है। और जो लोग जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज गाइडेंस नोट को फॉलो करेंगे उनको कंपैरेटिव्स भी देने हैं, आपको पिछले साल के कंपैरेटिव्स भी देने हैं, सिर्फ 2 सेट्स बनेंगे। और राउंड ऑफ के बारे में यहाँ पर हमें बोला गया कि आपको अगर आपकी टोटल इनकम 100 करोड़ से कम है तो आपको 100,000 लाख और मिलियंस तक राउंड ऑफ करना है। अगर 100 करोड़ से ज़्यादा है, लाख, मिलियंस और करोड़ तक। तो आपको कुछ आपको फॉर्मेट्स भी दे रखे हैं। अगर आप www.asp.com में जाएंगे, ICA.org में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक्सेल फॉर्मेट दे रखे हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए और आपको इजीली आप उन फॉर्मेट्स में वो इन्फॉर्मेशन को इनकॉर्पोरेट करके। So that's all from my side. Any questions and anything, please let me know. मेंबर्स एनी क्वेरी, आप अपने आप को अनम्यूट करके भी क्वेरी पूछ सकते हो। बाकी डेफिनेटली हरवीर पर मैम आपको पीपीटी शेयर हो जाएगी। आप मुझे ऐसा कीजिए, मेरे मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप ड्रॉप कर दीजिए, मैं आपको पीपीटी शेयर कर दूंगा। माय मोबाइल नंबर मैं चैट बॉक्स में मेंशन कर देता हूँ। काइंडली सेंड मी ए व्हाट्सएप मैसेज, आई विल सेंड पीपीटी टू दोज मेंबर्स।
श्योर सर। थैंक यू मैम फॉर द यूजफुल इंसाइट्स ऑन दिस टॉपिक। बड़ा अच्छा लगा आपका ये सुन के, सब कुछ समझ में आया, बड़ा अच्छा था पीपीटी भी आपका। So thank you so much. If anyone has any query related to this, then you can please ask. मैम एक चलिए इतने मेंबर्स की क्वेरी आती है जो 1 अप्रैल 2024 को कोई इंस्टीट्यूट की आई है अनाउंसमेंट इन रिलेशन टू दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर नॉन कॉर्पोरेटिव, उस पे हाँ थोड़ा जी आप सर, एनलाइटमेंट कर दीजिए। वो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 1 अप्रैल 2024 से इफेक्टिव हो गया गाइडेंस रूल कि आपको इसके अंदर जो भी गाइडेंस दे रखे है उसके अकॉर्डिंग आपको रिकमेंडेटरी बेसिस पे भी फाइनेंशियल्स को प्रिपेयर करना है। ओके, वैसे व्हाट डू यू सजेस्ट कि ये हमें अप्लाई कर देना चाहिए बैलेंस शीट के ऊपर या अभी शुड वी वेट? प्लीज रिपीट। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला नया फॉर्मेट आया है 2022 में, जब स्टार्टिंग में से आया था, तो क्या हमें सब मेंबर्स को ये अप्लाई कर देना चाहिए, फॉलो करना शुरू कर देना चाहिए, या अभी? कर देना चाहिए सर, उसके अकॉर्डिंग हमें बना देना चाहिए। मैंने बताया था कि ये एक ही रिफॉर्मिटी लेके आता है। दूसरा डेफिनेटली। अभी हाँ, कोई पेनल्टी वगैरह इस पे नहीं। ठीक है जी। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आप मेरा पीपीटी तो चाहे बंद ही कर दो, आप आवाज शायद क्लियर हो जाए उससे। मैम इधर एक क्वेरी आई है चैट बॉक्स, उसमें है कि प्लीज गाइड ऑन डेटर एजिंग रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। डेटर्स एजिंग अगर आप अभी फॉर्मेट्स देखेंगे ना तो उसके अंदर डिस्क्लोजर्स में आपको दे रखा है कि आपको डेटर्स को किस तरीके से डिस्क्लोज करना है। एंड डेटर्स एजिंग क्या है कि आपके कितने डेटर्स आप फाइनेंशियल्स में दिखा रहे हो डेटर्स हैं, वो हेडलाइन पे कर दें। कितने टाइम से आउटस्टैंडिंग है, वो आप उसके ड्यू 3 में भी और इसके फॉर्मेट्स में भी डिस्क्लोजर्स में डेटर्स कितने आउटस्टैंडिंग है अकॉर्डिंग टू द पीरियड वाइज, मोर देन 1 ईयर, लेस देन 6 मंथ्स और 1 to 3 इयर्स, आपको उस तरीके से फॉर्मेट को प्रोवाइड किया गया है। और मैम एक इसमें जैसे अभी 43BH का भी बड़ा इशू चल रहा है आजकल, है ना? हाँ जी, तो एमएसएमई के भी एमएसएमई के जो ट्रेड पेबल्स हैं उस डिस्क्लोजर में एमएसएमई है वो भी उसके अंदर डिस्क्लोजर में प्रोवाइड किया गया है। वो तो उसमें इन्फॉर्मेशन आपको दिखानी पड़ेगी। जो क्रेडिटर्स हैं या एमएसएमई के पेबल्स हैं, तो क्या हाँ जी, उसमें भी हमने एजिंग करके देनी है क्रेडिटर्स में, या नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल? एक एक करके नहीं, वहाँ पर आपको एमएसएमई ट्रेडर्स से कितना आप माल ले रहे हो वो आपको अलग से डिस्क्लोज करना है। वो आप फॉर्मेट पे एक बार देखेंगे, वहाँ पर अलग से एमएसएमई का हेड दिखेगा आपको। में वो ठीक है, बट एमएसएमई में ये कैसे पता लगेगा कौन सा क्रेडिटर 15 दिन पुराना है, कौन सा क्रेडिटर 150 दिन पुराना है? तो वो तो हमें खुद अपने अकाउंट से चेक करना पड़ेगा कि ओके, कितने मतलब टाइम इसमें से रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं है मैंडेटरी। ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं, बस हमें डिस्क्लोज करना है कौन से ट्रेड पेबल्स जो है हमारे वो एमएसएमई से कितने हैं, अदर से कितने हैं। राइट राइट राइट, ठीक। हाँ जी। एनी अदर क्वेरी फ्रॉम एनी मेंबर? अभी जैसे राठौर जी ने एक क्वेरी पूछी थी, उनका तो जवाब मैंने दे दिया। एनी अदर क्वेरी? आप लोग मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप फिर देख सकते हैं, मेरा नंबर ले सकते हैं, राइट। या मैं चैट बॉक्स में अपना नंबर भी दे देती हूँ आपको। हाँ जी, हाँ जी, आप नंबर में शेयर कर दीजिए, मेंबर्स आपको कॉल कर लेंगे। हाँ जी। चलिए मैम, मेरे को लगता है क्वेरीज आपने साथ ही साथ ले ली, आपके पीपीटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थी। तो मैं अब ये सुरुचि मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स भी दें, और फिर आप कंक्लूड करें। सीए सुरुचि वंश मैम। जी सर, थैंक यू सर। Yes ma'am, thank you for giving useful insight into this topic. I think जिसकी जो भी queries होंगी वो आपको पर्सनल देंगे, बट इट वाज अ वेरी यूजफुल वेबिनार और बहुत बढ़िया लगा आपको सुन के। एंड थैंक्स टू हितेश सर फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस वेबिनार। आई होप हम आगे भी अच्छे अच्छे वेबिनार्स करते रहेंगे जिससे कि हमें हेल्पफुल मिले अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बढ़िया अच्छे से एनालाइज करने में और रिपोर्टिंग करने में। थैंक यू। फर्दर थैंक you all for attending this webinar in this crucial time also. Thank you all once again. Thanks to the speaker and the moderator, both women empowerment. Thank you very much. थैंक यू थैंक सर। यू।